नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 26 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। मैदान में है 17,829 प्रत्याशी। गढ़वाल मंडल के 26, कुमाऊं मंडल के 23 विकास खंडों में मतदान जारी। 5,823 बनाए गए हैं पोलिंग बूथ और चुनावों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मानसून और आपदा से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव जारी हैं। सुबह 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ऐसे में लोग घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी पंचायत चुनाव में नजर आने लगे हैं। तो 5,823 पोलिंग बूथ इस दौरान बनाए गए हैं। आपदा से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है और चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आने लगे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी हैं। 26 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे और मैदान में 17,829 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 26 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। लोगों से अपील भी की गई है कि घरों से बाहर निकले, अपने मत का उपयोग करें। तो आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल में 26 और कुमाऊं मंडल में 23 विकास खंडों में मतदान जारी है। 5,823 पोलिंग बूथ इस दौरान बनाए गए हैं और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जारी है? देखिए, विषय आपको बता निश्चित तौर पर जिस तरीके से लंबे जद्दोजहद के बाद जिसमें पंचायती राज जो एक्ट है उसका अनुपालन नहीं हुआ, हाई कोर्ट का उसमें स्टे हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट जाना पड़ा, राज्य सरकार हाईकोर्ट जाना पड़ा, उसके पश्चात आखिरकार ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं और आज पहले चरण में मतदान हुआ। जो पूरी प्रक्रिया के तहत जो हुआ मतदान लगा, हमें लंबा लगा, लेकिन आज अगर हम बात करें तो पहले पूरी प्रक्रिया तहत आज पहले चरण में मतदान 24 तारीख जो होना है वो चल रहा है। और हम आज की बात करें तो आज पहले चरण मतदान तहत जो कुमाऊं मंडल की बात है, गढ़वा मंडल की बात है, कुमाऊं मंडल में करीब 26 से अधिक विकास खंड और कुमाऊं मंडल में 23 से अधिक विकास खंडों में चुनाव हो रहा है। 5,000 से अधिक जो पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं, मतलब बात करें 5,000 से अधिक पोलिंग पार्टियां वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा जो है करीब जो कई सारे जो मतदाता हैं यहाँ पर वो भाग्य का फैसला करेंगे। जो यहाँ प्रत्याशी हैं जो 24 तारीख को लेकर जो यहाँ पर चाहे वो जिला पंचायत की बात करें या ग्राम पंचायत बात करें या क्षेत्र पंचायत, उनके भाग्य फैसला ये समस्त जो ग्राम सभाओं के निवासी हैं ये फैसला का जो ये करेंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ये भविष्य गर्त में, क्योंकि 31 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन जिस तरीके से 24 तारीख को लेकर अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो कि शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। और क्योंकि अभी रुझान अगर हम बात करें या हम बात करें अभी किस जगह पर कितना मतदान हुआ है उसका भी रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि ग्राम पंचायत एक वो सीढ़ी होती है जहाँ से व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो विधानसभा का बात हो या फिर लोकसभा की बात हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समुचित व्यवस्थाएं राज्य सरकार तरफ से की गई है। अमित, लेकिन जिस तरह लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं, किस तरह की अपील भी लोगों से की जा रही है और चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी संख्या में मतदान कराना इस बार का लक्ष्य भी रखा हुआ है? देखिए विशाल, देखिए जिस तरह हम बात करें 2019 में जो चुनाव हुए थे पंचायत के, उस समय जो वोटिंग परसेंट रहा था वो 69.30 कुछ रहा था। इस बार जो आंकड़ा रखा गया वो रहा गया कि 70%, मतलब कि हम 70% उसको करें। और उसको लेकर क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि जिस तरह से मानसून चल रहा है, ऐसे में मानसून में लगातार बाढ़ भी होती है, कहीं पे मारे आगे होते हैं, कहीं पैदल मारे जहाँ पे हम जाते हैं वहां पे टूटते हैं फूटते हैं। ऐसे मतदान स्थल तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं।
लेकिन इन चीजों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए ये कहा गया है कि आप इन चीजों पर व्यवस्थाएं बेहतर कर दीजिए, जहाँ पे हमारे अवरुद्ध है वहां पर मार्ग को सुचारू कर दीजिए, मतलब ताकि जो भी मतदान पे आ रहे हैं, जो मतदाता जो मतदान पे मतदान करने आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत न हो। लेकिन वो तो आने वाले समय पता चलेगा कि 2019 के बाद 2025 में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कितना % हुआ, ये तो चुनाव के बाद पता चला है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी कर रहा है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, साल की मानसून का सीजन है, लेकिन तैयारी तो कर देंगे, लेकिन जो देखने में जो आया है और जिस तरह से, क्योंकि 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 5 बजे तक मतदान चलेगा, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे अवरुद्ध हैं, ऐसे में वहाँ के लोग नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सवाल भी उठना लाजमी है निर्वाचन आयोग, क्यों निर्वाचन आयोग कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है उन पर सवाल उठाता है। कहीं ये सारी चीजें हैं कि जहाँ एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम 2019 के मुकाबले इस वर्ष जो है वोटिंग % है पंचायत का वो बढ़ाएंगे, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये तो निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ इतने ही है कि उन्हें तैयारी कर रखी और जहाँ मतदान केंद्र है वहां पर उन्हें समुचित चाहे पेयजल हो, शौचालय हो या अन्य सुविधाएं हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, विद्युत जिसको हम विद्युत बोलते हैं, विद्युत की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था तो की गई है। लेकिन जहाँ पर रोडें खराब है, क्योंकि हमने कई जगह बात की तो कई जगहों पे ग्रामीण क्षेत्र में रोडें ब्लॉक हो रही हैं, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि पहले चरण में मतदान है आज और दूसरे चरण में मतदान 28 तारीख होना, तो यही लेकिन कहीं न कहीं इस चीज का अगर सब ले सकता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो कहीं न कहीं 28 तारीख को जो मतदान होना है दूसरे चरण का, उसमें गलतियां नहीं हो सकती है। ये आम जनता भी इससे अपेक्षा कर सकती है और हम लोग भी इससे अपेक्षा कर सकते हैं इस साल। अमित, लेकिन ऐसे में अब क्या माना जाए, कितना बड़ा पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया है? आपदा जैसे हालात भी होते हैं उत्तराखंड में, कई जगह रोड भी ब्लॉक हैं, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निश्चित हर चुनाव में चुनाव संपन्न हो, चुनाव निर्बाध रूप से संपन्न हो, वहां पे कोई शांति भंग ना हो, वहां पे कोई धारा 144, हालांकि अब धारा BNS बन गई है, भारतीय कानून संहिता के अंतर्गत उसको चेंज कर देगा, लेकिन धारा 144 आप मान समझिए कि यहाँ जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं उस दायरे के अंदर, और 4 लोग किसी तरीके से आपस में बातचीत या अन्य चीज गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर के अंदर 144 धारा होती है वो, तो उसके अंदर ये धारा निर्धारित की जाती है। तैयारी की बात की है, जिसका मानसून चला तो उसके तहत जो है अगर हम बात करें तो जहां NDRF SDRF इनकी तैनाती की गई है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो संबंधित जिला अधिकारी हैं, संबंधित जिला कप्तान हैं, उनकी तरफ से भी संबंधित अपने अधिकारियों को निर्देशित किया गया, वहां पे पुलिस फोर्स मौजूद है और पुलिस फोर्स की तरफ से यही अपील की जाती है और यही उनका काम भी होता है और जिस काम पे वो भी लगे हुए हैं कि कोई ऐसा कोई उपद्रवी ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो शांति भंग करे, या कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि किसी दूसरे पार्टी का होता है वो वहां पर अपना शांति भंग करता है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। 5,823 पोलिंग बूथ पर 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जनता से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की भी अपील की है। उन्होंने लिखा है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला है। इन चुनावों में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता अहम है। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का संचालन होता है। मतदाताओं और विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदाता केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के समापन पर कांवड़ियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के आने और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष इतनी संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार पहुंचते हैं।
ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा और हरिद्वार में सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का आभार इस दौरान जताया है और सीएम धामी ने प्रशासन की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया वो बहुत शानदार किया गया, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रखा गया और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा रहा जब कांवड़िए उत्तराखंड में जल लेने पहुंचे थे। मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों का भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एक कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण इसका संपादन करना, इसका संयोजन करना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के कांवड़ियों का जो लगभग 3.5-4 करोड़ की संख्या प्रत्येक वर्ष होती है, उसका सबका केंद्र हरिद्वार बन जाता है और हरिद्वार में व्यवस्थित करना, ट्रैफिक चलाना, उनकी सुरक्षा का काम देखना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान करना एक बड़ा काम है और इसको सफलतापूर्वक इसका संयोजन हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। हरिद्वार में कांवड़ मेला महिला स्वयं सहायता समूह के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। दरअसल कांवड़ मेले में 18 स्वयं सहायता समूहों ने 59 स्टॉल लगाए थे, जिनमें महिलाओं के उत्पादों की खूब बिक्री हुई है। वहीं 11 दिन की अवधि में स्वयं सहायता समूहों को 28 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। महिलाओं के उत्पादों की अच्छी बिक्री होने से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और अधिकारी भी संतुष्ट हैं। इसी को लेकर सीडीओ ने बताया कि कांवड़ मेला और कांवड़ मार्ग पर स्टॉल स्थान चिन्हित कर लगाए गए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉल पर पहुंचकर जरूरी सामान खरीद सकें। स्टॉल्स को सेटअप किया। टोटल पूरे कांवड़ रूट में हम लोगों ने 59 स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें हमारी सीएलएफ जो हैं और जो एसएसजीज हैं उनके द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। और 21 तारीख की मैं अगर आपको सेल्स बताऊं तो 21 तारीख तक 28 लाख का फिगर जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही अच्छी सेल्स हुई है और महिलाएं बहुत खुश हैं उनकी सेल्स से और एक नई ऊर्जा भी उनमें आई है और बिजनेस को और अच्छे से गहनता से लेने के लिए और बिजनेस से जुड़ने के लिए और भी महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम रिद्धिसिद्धि ग्राम संगठन है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमने कांवड़ मेले में 15 दिन का स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं और अपनी आमदनी का स्रोत भी बढ़ाया है। और हमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, उन्होंने भी हमें स्टॉल लगाने के लिए पैसे दिए हैं, जिससे हमने अपनी आमदनी बढ़ाई है। धन्यवाद। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की व्यवस्था इस बार देखी भी गई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की काफी आमदनी भी इस बार की कांवड़ यात्रा के दौरान हुई है। बिल्कुल, देखिए विशाल, 11 जुलाई से जो है कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई थी और 23 जुलाई को शिवरात्रि पर जो है मेला यहाँ पे समाप्त हुआ है। हालांकि इस मेले के अंदर जो प्रशासन ने एक आंकड़ा दिया था कि यहाँ पे करीब जो कांवड़ यात्री होगी, करीब यहाँ पे 5 करोड़ तक जो है कांवड़ यात्री पहुंचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है छूता हुआ नजर आया। 4 करोड़ 56 लाख के आसपास जो कांवड़ यात्री थे वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर ऐसे में अपने गंतव्य को रवाना हुए थे। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात ये थी कि इस बार प्रशासन ने जो महिला सहायता समूह था उनके स्टॉल यहाँ पे लगवाए थे। 59 स्टॉल लगवाए गए थे, जिसमें करीब यहाँ पे जो 18 सहायता समूह की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे। 11 दिनों में करीब 28 लाख से अधिक की जो आमदनी थी वो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई थी। महिला सहायता समूह के द्वारा तमाम जो सहायता समूह थे वो काफी खुश दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे ऐसे में जब उनकी आमदनी हुई, इनकम हुई और लंबे समय से जो महिला सहायता समूह सरकार से जुड़े होकर यहाँ पे कार्य करती दिखाई दे रही थी, अब उनको अच्छा खासा मुनाफा पहुंचा है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल प्रबंधन अब रेफर नहीं खेल पाएंगे। अगर किसी मरीज को रेफर किया गया तो अस्पताल को इसके लिए ठोस वजह बतानी होगी, क्योंकि सरकार अब एसओपी तैयार कर रही है। फिलहाल के लिए सभी जिलों में स्वास्थ्य अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि रेफर की वजह बतानी होगी। उत्तराखंड में कई सरकारी अस्पताल रेफर केंद्र बन चुके हैं। खासकर पहाड़ी जिलों में मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार इसे लेकर गंभीर हो गई है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को एसओपी बनाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर
आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश पर एसओपी तैयार की गई है। अभी सीएम के आदेश पर विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। रेफरेंस को लेके शासन काफी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरेंस नहीं होने चाहिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वो सीटी मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मरीज के रेफर होने पर जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी और सीएमएस जिम्मेदार होंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में निर्देश जारी किया है, जिसमें रेफरल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और चिकित्सीय जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया गया है। जारी पत्र में कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि अगर किसी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है, तभी मरीज को उच्च संस्थान भेजा जाएगा। सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। सो इसी के दृष्टिगत जो है शासन एक एसओपी तैयार कर रहा है रेफरल्स के लिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल होगा, किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल नहीं होगा। एसओपी लगभग 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच में शासन की ओर से आज इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं लिखित तौर पे सभी सीएमओ, सभी सीएमएस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनको हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी रेफरल सबसे पहले स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही और अपने आप को संतुष्ट करने के बाद भी पेशेंट की लाइफ बचानी नितांत आवश्यक है। उसके बाद वो अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करेगा वाइटल्स को चेक करने के बाद। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हर मरीज के रेफर की जिम्मेदारी अस्पताल के सीएमएस की होगी। इसमें हस्ताक्षर के साथ सीएमएस को रेफर के ठोस कारण बताने होंगे। बिना किसी वजह के रेफर करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार ये देखा गया है कि अस्पतालों की लापरवाही या संसाधन प्रबंधन की कमी के कारण मरीजों को बिना किसी स्पष्ट कारण के रेफर किया जाता है। ऐसे मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है। स्पष्ट संस्तुति अंकित करने के बाद वो सीएमएस से काउंटर साइन कराएगा और सीएमएस भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, पेशेंट को पर्सनली जाके देखेगा और वाइटल सब चेक करेगा और लाइफ एंड लिम्ब बचाने की जब नितांत आवश्यकता पड़ जाती है और इमरजेंसी हो जाती है, तभी वो हायर सेंटर्स को रेफरल लोग करें। स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर राजेश कुमार इस बात को मानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस अस्पताल में सारी सुविधाएं और डॉक्टरों की मौजूदगी है, अगर उस अस्पताल से मरीज को हायर सेंटर रेफर किया गया तो उसकी वजह बतानी होगी और नहीं बताने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी की सरकार के दावों पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है। राजधानी में बैठी सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक कहते हैं कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि देहरादून में ही कई सड़कों का हाल बेहाल और जनता अब गुहार भी लगा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी की अधिकांश सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ऐसे में लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। चढ़ी पानी कोल्हू खेत मार्ग में सिर्फ गड्ढे हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग में आए दिन कोई ना कोई वाहन सवार चोटिल हो जाता है। सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल है। सर, रोड की स्थिति तो बहुत निंदनीय है, बहुत ख़राब है। जगह जगह पे गड्ढे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि रोड का हाल कैसा हो रखा है यहाँ पे पीछे पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी स्लिप भी हो जाती है, क्योंकि आमजन जो लोकल के हैं, मसूरी के आने जाने वाले लोग, उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम लोग कई बार जाते हैं देहरादून के लिए, कई चीज़ें काम पड़ता है हमारा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, कई बार वो भी शॉर्ट का इस रूट ये पकड़ते हैं, कई बार जल्दी वो करने के लिए, तो फिर उसमें भी उनको भी प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा।
क्या मांग करते हो आप सरकार से? सर मांग ये है कि देखिए विगत अभी पिछले 6-7 साल से तो अभी इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। कई बार लोगों ने मांग रखी भी है, बट हम ये सरकार से ये अपील करते हैं कि आप सुधारीकरण जल्द से जल्द इस रूट का करवाइए, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर रोड नहीं बनवा सकते हैं, नहीं बजट का जो भी है वो समझ में आता है, बट कम से कम जो रूट बनी हुई है और उनमें जगह जगह पे गड्ढे हैं, पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। कई बार गाड़ी स्लिप हुई है, मैं खुद एक बार स्लिप हुआ हूँ इस रूट पर। तो बस यही एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा लोकल होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते, कि जल्द से जल्द ये जितने भी गड्ढे हैं, बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं काई भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मार्ग से अधिकांश स्थानीय लोग आवागमन करते हैं और इस बारे में कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी कहा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस मार्ग की सुध नहीं ली है। बरसात में यदि मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो जाता है तो लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं देहरादून जा रहा था कि किसी काम सड़क से। की हालत बहुत खराब है, किस तरीके से चलते हैं इसमें? सर इस सड़क को देख के तो पहले तो सोचना पड़ता है कि यहाँ पे आए ना आए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऊपर से काई, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट है, कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे रोज़ का, और लोकल लोगों का ही आना जाना है, वही तो परेशान हो रहे हैं इस जगह से। अभी आप पीछे वाला गड्ढा देखोगे इतना बड़ा है, स्कूटी का पूरा टायर जा सकता है उसमें। क्या मांग करते हो आप सरकार से कि क्या किया जाए सड़क पर? अगर सड़क नहीं बन पा रही एकदम तो गड्ढे ही भर दिए जाए। अब जब सब यहीं से आते तो उनको करना चाहिए, इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। यहाँ पे नालियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ये रोड उखड़ रही है, इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे एक नाली भी बन जाएगी तो पानी और अच्छे से फ्लो होगा। पिछले 6 वर्षों से ये मार्ग क्षतिग्रस्त है और ना तो पूर्व की सरकार और ना ही वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़कें नहीं बना सकते तो कम से कम इस मार्ग को गड्ढा मुक्त तो कर सकते हैं। हाँ, हम डेली आते हैं, देहरादून में मेरा कॉलेज है, डेली अप डाउन करता हूँ। वैसे उस हिसाब से क्या कहते हैं रोड की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। डेली जो लोग चलते हैं यहाँ पे, लोकल जो लोग चलते हैं उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि काफ़ी हादसे होते रहते हैं। अब जैसे भी लोग ये आप देख सकते हैं वहाँ पे काम चलता रहता है। अगर वो रास्ता बंद हो गया एक टाइम पे के लिए तो फिर लोकल के लिए और जितनी भी मसूरी के लिए संपर्क जो हो रहा है अभी भी, वो इसी रास्ते से हो सकता है। और अगर इस सड़क की क्या कहते हैं स्थिति अगर ठीक कर दी जाए, क्योंकि बिना मतलब क्या कहते हैं अभी तक 5 साल से ये सड़क ऐसी की ऐसी है, और गिरने का, कभी पत्थर आने का, ये सब चीज़ों का काफ़ी खतरा रहता है यहाँ पे। बट उस हिसाब से क्या कहते हैं अच्छी सड़क कर देनी चाहिए, जिससे मतलब टाइम भी बचे थोड़ा लोगों का, और क्या कहते हैं खतरा भी ना रहे कि कभी एक रास्ता बंद हो जाए और एक रास्ता मतलब अवेलेबल हो लोगों के लिए। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ही सड़कें बदहाल हैं, लिहाजा विधायक से लोग गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।